यस स्टूडेंट्स, हमने पहले सेशन में चैप्टर नंबर 9 के पहले वाले सेशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, और अब जो अपना सेकंड सेशन है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, और उसके ऊपर जितनी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करने वाले हैं, ताकि अपना ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, कौन सा है ये? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो अपन ने अभी न्यूटन के जो फोर्स के लॉ हैं वो पढ़ लिए हैं। पहला नियम तो सबने पढ़ा, याद हो गया कि नहीं हुआ? लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई व्यक्ति, कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहता है, या मूवमेंट है तो मूवमेंट करना चाहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। यस, नाउ वी आर कमिंग ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The first two laws taught us how the applied force changes in the motion and provide us with a method of determining the force. अभी एक आया कि जो कभी कोई रिएक्शन लगाते हैं, अभी मोशन फोर्स तो अपन ने पढ़ लिया, अब अपन को क्या पढ़ना है कि फोर्स के जो अगर कोई फोर्स लगाया, एक्शन अगर कुछ किया, तो उसके पीछे एक और फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हिंदी में समझेंगे तो न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर मान लिया सपोज करो कोई दो चीज टकराती है, ये टकराती है, तो इसने इसको धक्का मारा लेकिन इसने भी इसको मारा। कोई बॉल है, अपन मान लिया दो बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड पे, दोनों दौड़ते हुए आ रहे हैं और दौड़ते हुए आके अगर टकरा जाते हैं तो क्या होता है? इस बच्चे ने इस वाले को फोर्स किया, है ना, मारा। सिमिलरली इसकी ताकत भी इसके ऊपर लगी। तो अब अपन इतना सा समझेंगे, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर मान लिया अपन पिस्तौल चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक जब चलाते हैं तो गोली तो आगे जाती है लेकिन बंदूक पीछे झटका मारती है। जिसने कभी एनसीसी अटेंड किया हो या कभी देखा हो तो इसको ऐसे शोल्डर पे रख के बंदूक रखना पड़ता है। अगर बंदूक आप ऐसे रखो ना तो हाथ से छूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्या कहता है जरा देख लें। सो इंस्टेंटेनियसली exerts a force back on the first, there are these two forces always equal in magnitude but opposite in direction. Though force equal in magnitude, these two opposing forces are known as action and reaction forces. क्रिया और प्रतिक्रिया, रिएक्शन। अगर आप मुझ पर गुस्सा करोगे तो मुझे भी आपके ऊपर गुस्सा आएगा, है ना। आप मुझ पर कुछ करोगे तो मुझे भी रिएक्शन होगा ना, रिएक्ट करूंगा मैं भी। तो ये भी उसको समझने का एक तरीका है। देसी भाषा में समझें तो अगर किसी के आप थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको थप्पड़ मारेगा, मान लेते हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया समझने के लिए, है ना, इसको अपने को केवल समझना है। तो एक्शन आ गया और एक रिएक्शन आ गया। तो दिस गिव्स एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो ये याद रखो। तो इफ फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, अपोजिट रिएक्शन, एंड बोथ द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, याद हो गया। नाउ यहां देख लेते हैं क्या लिखा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दाउ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दीज फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है साहब। अब आपने ये छोटा सा, अब अपन यहां पढ़ लेते हैं कि आपने ये कहा कि मैंने बंदूक से गोली चलाई
तो गोली जो है जितनी फोर्स करेगी उतना फोर्स बंदूक में भी होना चाहिए। गोली तेज से भाग रही है तो बंदूक भी तेज से भागनी चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर ये है कि एक्सीलरेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। गोली की एक्सीलरेशन अलग है और बंदूक की एक्सीलरेशन अलग है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ मास। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे मे हैव डिफरेंट मास। ज्यादा भारी होगा ना वो कम तेजी से भागेगा, जो हल्का होगा वो तेज से भाग जाएगा। एक और इन्होंने अपने को एग्जाम्पल दिया है जो अपन रियल लाइफ में देखते हैं कि मान लिया अपन नाव पे चढ़ के पैर रख के और मान लिया अपन जमीन पे पैर रखते हैं तो नाव जो है पीछे खिसकती है, तो वो भी एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। एक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि दो बच्चे जो है दो लकड़ी के स्केट्स पे खड़े हो गए, फिर अपन क्या करें, रेत का एक वो ले लिया थैला, उसको दिया, तो जैसे ही वो कैच करेगा वो एकदम उसकी गाड़ी आगे पीछे होगी, फिर वो वापस अपने को देगा तो अपनी गाड़ी भी आगे पीछे होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्शन और रिएक्शन को समझने के लिए हैं। अब अपन आ जाते हैं अगला बिंदु जो अपना है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, कल अपन ने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, याद है कि नहीं है कि सब भूल गए? मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। इसको कहते हैं मोमेंटम, हिंदी में इसका नाम है संवेग। अब हिंदी से तो अपने क्या लेना देना है। और समझने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मान लिया दो जो है कोई भी चीज टकरा रही है तो पहले टकराने से पहले जितना उनका मोमेंटम था वो टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। ठीक है, तो क्या समझ लेंगे अपन, एक बार पहले जनरल समझ लेते हैं ताकि अपने को समझने में इजी रहेगा। आ जाइए, ये कोई बॉल है जिसकी वेट है m1, ये बॉल है जिसका वेट है m2। जो बॉल m1 है उसकी शुरू की स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी u1, और जो m2 है उसकी इनिशियल स्पीड क्या है u2। और ये दोनों टक्कर करते हैं, ये आपस में टकराते हैं, फिर वापस से दोनों की वेलोसिटी बदल जाती है। तो m1 की तो हो गई v1 और m2 की हो गई v2। ठीक है, तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर लगने से पहले कोलिजन, टक्कर मतलब कोलिजन, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो है m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। और टक्कर लगने के बाद उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब ये बिफोर जो है कोलिजन के पहले का मोमेंटम है, ये आफ्टर कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये प्रूव किया इसमें कि द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। और एक मोमेंटम जो है उसको प्लूरल में अगर अपन करेंगे, बहुवचन में, प्लूरल में, तो उसको बोलेंगे मोमेंटा, मोमेंटा, है ना, एक वचन है तो मोमेंटम। ठीक है, और ज़्यादा है, एक से ज़्यादा तो मोमेंटा। और कभी कभी रियल लाइफ में जब अपन पढ़ने बैठते हैं तो अपन कहते हैं यार पढ़ाई का मेरा मोमेंटम टूट गया। एक लाइन को अपन यूज करते हैं, मोमेंटम मतलब जो जिस स्पीड से और जिस वेलोसिटी से मैं काम कर रहा था उस काम में अगर रुकावट आ गई, इसका मतलब मेरा मोमेंटम टूट गया सर। तो मोमेंटम, ठीक है, अब समझ में आ गया ना। अब अपन दिमाग में आ जाएगा मोमेंटम। अब आ जाते हैं, जरा फटाक से समझ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। जो अभी अपन ने पढ़ा है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों जो है उनका जो है u1 u2 है। तो शुरुआत में जो फोर्स, ये फोर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है FAB,
कौन सा एफ ए बी, ये एफ ए बी यानी कि ए का बी पे फोर्स इज इक्वल टू दिया है ये वाला, क्या है, एम वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और दूसरा उल्टा लगा रहा है तो ये हुआ ये एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, क्या ये कोई दो फोर्स है, एक तो ये जो M1 इसके ऊपर लगा रहा है उसको इसने नाम दिया ए बी, ए का बी पे फोर्स, और एक बोला है एफ बी ए यानी बी का ए पे फोर्स, दोनों को निकाल लिया, और चूंकि दोनों अपोजिट होंगे न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड लॉ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा ये वाला एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, फिर इसको वैल्यू रख दिया, इससे अपने को ये फार्मूला आ गया जो अपन ने पहले से पढ़ लिया है। अब अपन को समझ में आ गया कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी यानी कि कोलिजन के पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आ गया। अब आ जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे, और वो क्वेश्चन अपने को आने चाहिए, तो क्वेश्चन के लिए अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.6। हाँ साहब, क्या कहता है, एक बुलेट है, गोली 20 ग्राम की, और उसको फायरिंग किया तो वो निकली 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो पिस्टल थी ना वो है 2 kg की, तो कह रहा है कि जो पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, रिकॉइल यानी कि रिवर्स, रिकॉइल वेलोसिटी, धक्का लगता है पीछे। क्वेश्चन क्या है, एक गोली निकलती है और वो आगे जाती है तो पीछे बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा। यस, एवरीबॉडी रेडी है कि नहीं है? आ जाओ जरा, अपनी अपनी कॉपी खोल लो, एग्जाम्पल करने वाले हैं। बुक में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन अपन अपने हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे बुलेट, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट M1 इज इक्वल टू 20 ग्राम इज इक्वल टू 20 अपॉन 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना। ये 0 से 0 कट गया, 0.02 kg आ गया। ठीक है साहब, और शुरू में तो पिस्टल भी क्या थी, पड़ी थी ना, स्टेशनरी, तो U1 भी 0 हो गया। M2 दिया हुआ है 2 kg, और U2 यानी वो भी बंदूक भी तो स्टेशनरी भी थी, बिना कोई रेस्ट पे थी। और फिर बताया जो वेलोसिटी है किसकी, गोली की, बंदूक की, बुलेट की, वो कितनी दे रखी है, 150 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना क्या, V2 यानी बंदूक का। कैसे निकालेंगे, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये तो दोनों हो जाएंगे M1 इंटू 0, है ना, तो ये पूरा वैल्यू U1 भी 0 है, U2 भी 0, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। और M1 है अपने पास, क्या है, 0.0, सॉरी, M1 है अपने पास 0.02 इंटू V1 दे रखा 150 प्लस M2 दे रखा 2 kg इंटू V2 निकालना है। तो अब इक्वेशन आ गई, 2V2 इज इक्वल टू माइनस 0.02 इंटू 150। इसको जरा हटाएंगे, ये 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से ये 3 हो गया, तो क्या हो गया, ये आ गया माइनस का 3। फिर अपन निकालेंगे देन V2 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया स्पीड। माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है ना अपोजिट है। अगर गोली इस दिशा में जा रही है तो वो उल्टी दिशा में जाएगी। सिंपल सा है, बुक में भी सारा सॉल्यूशन किया हुआ है, अपन ने भी समझ लिया है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन 9.7 कहता है एक लड़की है, गर्ल ऑफ मास 40 kg, ठीक है, जंप्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इनटू ए स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी, ध्यान रखना, अभी वो गाड़ी, लड़की की तो स्पीड है पर वो कार्ट जो है ना, वो जो भी उसके ऊपर वो जीरो है, स्टेशनरी है। अब क्या होता है, और उसका जो मास है कार्ट का वो 3 kg है। अब ये कह रहा है व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग और एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इस लड़की ने इसके ऊपर जंप किया, ठीक है, लड़की दौड़ के आ रही थी और ये तो खड़ा हुआ था। ये 3 किलो का है, लड़की 40 किलो की है और 5 किलोमीटर पर सेकंड से आ रही है, इसके ऊपर खड़ी हो गई। अब इसकी स्पीड क्या होगी बताइए? बताओ भैया, बताओ, आ जाओ। नहीं बताया तो अपन करते हैं अपने आप। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डालेंगे M1। देखो लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज लिखने में समय लगेगा तो आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा ना, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ लैंग्वेज। लेकिन एग्जाम में लैंग्वेज लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, और लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो जरा ये बुक में एग्जाम्पल देख लेना। हाँ, तो M1 इज इक्वल टू 40 kg और U1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और M2 इज इक्वल टू 3 kg और U2 इज इक्वल टू 0। और अब क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे ना, दोनों एक के ऊपर एक खड़े हो गए तो उनकी स्पीड तो सेम हो गई। तो ये निकालनी है अपने को केवल फाइनल वेलोसिटी। तो फिर एक फॉर्मूला क्या आएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, दोनों मिल गए और ये उनकी वेलोसिटी। रखो वैल्यू फटाफट, ये तो हो गया 40 इंटू 5, ये तो 0 बन जाएगा ना, U2 0 इसलिए। M1 प्लस M2 कितना 40 होती है 43 kg और V2 निकालना है। आ गया आंसर जल्दी से, तो V2 इज इक्वल टू 40 इंटू 5 अपॉन 43 इज इक्वल टू 200 अपॉन 43 इज इक्वल टू प्लस का 4.65 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर आ गया। कर लोगे? करना क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का तो फॉर्मूला लगा दिया था, बस इतना सा ध्यान रखना था कि दोनों जब मिल जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी एक हो जाएगी। अब एक तीसरा क्वेश्चन और अच्छा, उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा। हाँ चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों। क्या कहता है ये, हाँ, 2 हॉकी प्लेयर, दोनों सरदार जी और ये दोनों सरदार जी, दोनों दोस्त हैं, तो अपोजिट टीम के हैं सब और हॉकी खेल रहे हैं। और दोनों जो है, पहले वाला जो है ना ये, वो 60 kg का है ये वाला, और इसकी स्पीड है ये वाली 5 मीटर पर सेकेंड। सरदार जी जो हैं वो 55 किलो के हैं, उनकी स्पीड है ये, और दोनों टकराते हैं ब्लिंग, और टकरा के आपस में क्या हो जाते हैं, दे बिकम एंटेंगल्ड। एंटेंगल यानी कि आपस में ही गुथ गए, और फिर किस तरफ गिरते हैं और उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है? हाँ अब बताओ। दोनों सरदार जी और दोनों आपस में गुथ जाते हैं, और गुथने के बाद इनकी स्पीड क्या रहेगी? यस, कौन बताएगा? सबसे पहले तो M1 इज इक्वल टू 60 kg, U1 इज इक्वल टू प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड, और M2 सरदार जी 55 kg,
और U2 बराबर माइनस लगा देना, भूलना मत, क्योंकि वो उल्टा आ रहा है, यही गलती है, बस इतना सा ही ध्यान रखना, ये माइनस को लगा दो। फिर तो हो जाएगा m1 प्लस m2 और v निकालना है। करो, आ जाओ। तो m1 कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। रखो फटाफट, 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू माइनस का 6 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, 60 प्लस 55 और v, ये आ जाएगा, जब ये और लगाइए, और ये हो जाएगा 60 इंटू 5 कितना है 300, और ये बन जाएगा है भैया 55 इंटू 6 कितना हो जाएगा 55 30 30, ये हो गया 30 माइनस का 330 इज इक्वल टू 100 115 v, एंड आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 115 इज इक्वल टू माइनस का 0.26 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आया, द फाइनल वेलोसिटी विल बी माइनस 0.26 मीटर पर सेकेंड एंड दे विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड प्लेयर। जो सेकेंड प्लेयर सरदार जी, वो सरदार जी को अपने माइनस लिया था, इसलिए वो उधर ही झुक रहा है। तो दे विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड प्लेयर बिकॉज आंसर माइनस में आया है, माइनस वाले की वेलोसिटी की तरफ आंसर आया है। तो ये एक अपने को छोटा सा, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो अपने को कंजर्वेशन मोमेंटम समझ में आ गया। अब अपन फटाफट क्वेश्चन कर लें ताकि अपनी एग्जामिनेशन में भी अपने को खूब सारे नंबर आने चाहिए ना, पूरे में से पूरे। यस, पहला क्वेश्चन यहाँ आ जाओ। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। बताइए जल्दी जल्दी। अगर मान लिया एक जो है एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, तो घोड़ा जो है वो कैसे गाड़ी खींचता है, तो अपन आंसर दे देना कि व्हेन अ हॉर्स पुल ए कार, द हॉर्स लेग विल पुश द रोड बिहाइंड एंड रोड इन टर्न give the pressure to the cart so the cart start moving। बहुत सिंपल है। Explain why it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amounts of water with high velocity। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फायर ब्रिगेड वाला आया, पाइप पकड़ के खड़ा हुआ, बहुत तेज से पानी निकल रहा है, बहुत तेज से पानी निकल रहा है, तो वो पकड़ने में उसको दिक्कत आती है, पाइप को पकड़ने में दिक्कत आती है। कोई भी पानी बहुत तेज से निकल रहा है तो वो वाइब्रेट होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज द वाटर मूव्स फॉरवर्ड इट विल गिव द बैकवर्ड फोर्स टू द होज पाइप, बिकॉज ऑफ दैट इट इज मूविंग। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, बुलेट जो है 50 ग्राम का, फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 35, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। अपन ने क्वेश्चन कर रखा है, करिए फटाफट, यहीं कर दूं मैं, फिर आपको दिखा देता हूँ। देखो m1 जो है 4 हो गया और ये इसका 50 हो गया। बंदूक जो है वो दोनों स्टेशनरी है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, और इसका गोली का जो इनिशियल वेलोसिटी 35 हो जाएगा। अपने को निकालना है बंदूक का फाइनल वेलोसिटी। तो अब आ जाओ इधर जरा सॉल्यूशन पे। यस, वेरी वेरी गुड। मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द राइफल m1 दे रखा है 4 kg, मास ऑफ द बुलेट दे रखा है m2 50 ग्राम। 50 ग्राम को ये कन्वर्ट करना मत भूलना, ये बन गया 0.05 kg। अब अपने को दोनों जो है वो क्या है, दोनों उस वक्त कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी उनकी दोनों की 0 है,
बिकॉज दे आर स्टेशनरी। सो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर फायर इज मान लो v1 है और v2 है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दीजिए और ये बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u1 और u2 दोनों 0 है, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये बन गया 4v1। v1 अपने को निकालना है और जो गोली है वो उसको v2 माना है, तो 0.0 कैलकुलेशन करिए और अपने पास ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन आपको करनी है। हाँ, ये तो मैं नहीं सिखाने वाला क्योंकि ये तो आपको आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी फिनिशिंग आएगी और एग्ज़ाम में आप कभी गलती नहीं करोगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ऑब्जेक्ट, एक तो है 100 ग्राम का, दूसरा है 200 ग्राम का, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं u1 और u2। अभी तक अपन ने जो पिछले सरदार जी वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें अपन ने u2 को माइनस किया था क्योंकि सामने वाला सामने आ रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में था। अभी तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए u1 और u2 में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी निगेटिव नहीं रहेगा। यहाँ पर जरा ध्यान रखना। और दे कोलाइड, टक्कर लगाते हैं और आपस में कोलिजन के बाद ये दोनों क्या करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो तो मूव कर रहा है इतनी स्पीड से, तो दूसरे वाले की स्पीड निकालनी है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। पुट द फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि दोनों इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो हम उसको अपोजिट लिखते। यस, आ जाओ बच्चों। यस, क्या किया देखो जरा, मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट m1 कितना था, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को हमने क्या किया, 100 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ये भी मत भूलना। फिर m2 200 ग्राम है, इसको भी बना दिया किलोग्राम। और u1 हमको दे रखा है, u2 हमको दे रखा है, तो और v1 भी दे रखा है, v2 निकालना है। इस फॉर्मूले में रखा। फॉर्मूले में रखने के बाद अपने को देखो आप करो कैलकुलेशन। वही मैंने कहा ना, यहाँ तक अपन पहुँच जाते हैं बच्चों, यहाँ तक अपन पहुँच जाते हैं। कहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ तक अपन पहुँच जाते हैं। और ये जो है ना, ये वाला, ये कैलकुलेशन का खेल है। अब आप कैलकुलेशन अच्छी से करना, अब आप कैलकुलेशन अच्छी से करना तो आपको पक्का सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये आपका काम है और द आंसर विल बी दिस वन, आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, समझ तो आप गए u1 u2 वाला फॉर्मूला। अब आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज पे। हाँ, अब एक्सरसाइज करोगे तभी तो मज़ा आएगा। पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो करने पड़ेंगे। तो अपने को क्या करना है, एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज अपनी जब पूरी हो जाएगी तो अपना ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9, ये अपना पूरा हो जाएगा। और ये परफेक्शन पे आना चाहिए, पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। कभी आपको साइंस लेना होगा ना 11th-12th में, तो वो भी काम आएगा। नहीं तो अपने को NTSE एग्ज़ाम होता है, कौन सा एग्ज़ाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आगे अगर आप 12th के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें एक एग्ज़ाम होता है NDA, है, नाम सुना है कि नहीं सुना है, क्या है NDA, कौन सा है NDA, क्या ये नेशनल डिफेंस एकेडमी।
अगर आपको भारत की जो सेना है ना तीनों, कौन सी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अगर तीनों में ऑफिसर बनना हो तो आपको ये एग्जाम देना है, कौन सा, एनडीए। और उस एनडीए के अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी। तो अभी से आप ये जो जितनी आप मेहनत करोगे वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देने वाली है। इसलिए घबराना मत कि ये कैलकुलेशन मेरे से नहीं होती है, ये टफ, कोई टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। ओके, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर इस पे, पहले वाले पे। एन ऑब्जेक्ट experience a net zero external unbalanced force, is it possible for the object to be traveling with a zero non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provides the reason. कुछ नहीं। If an object experience an unbalanced force, the object will move. तो क्या आंसर है, ये वाला आंसर है, लिख लो, yes, yes. Even when an object experiences a net zero external force, it is possible that object is traveling with a non-zero velocity. बहुत बड़ा आंसर नहीं है, लिख लो, याद कर लो, बड़ा नहीं है ना। जब कभी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो चलेगा, मूवमेंट करेगा, नॉन जीरो वेलोसिटी से चलेगा। Question number 2. When a carpet is beaten with a stick, dust come out of it. Explain. ओहो, डंडे से, अभी दिवाली की सफाई चलेगी, हाँ, तो डंडे से कारपेट को पीटना है। हाँ, पुरानी चटाई है ना अपने घर में, उसको ऐसे जोर से झटकना है तो बहुत सारी मिट्टी निकल जाती है। मिट्टी क्यों निकलती है भाई? ये मिट्टी के कण अंदर छुपे हुए थे, वो बाहर क्यों निकल गए भाई? उनको बोला था कि अपन ने बाहर निकल जाओ। कौन सा लॉ लगा दिया? ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है भाई? फर्स्ट लॉ है कि सेकंड लॉ है कि थर्ड लॉ लगा दिया? ये है न्यूटन की गति का पहला नियम। और क्या कहता है ये कहता है, क्या कहता है जरा देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी इनर्शिया होता है वो किसी भी चीज को रजिस्ट करता है, यानी कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है और मोशन पे तो मोशन पे रहना चाहता है। तो व्हेन ए कारपेट इज बीटन, when a carpet is beaten with a stick, then the carpet comes in motion. Carpet तो हिलती है, but the dust particles try to resist their state of rest. As per the Newton first law, dust particle stay in rest while the carpet moves, so dust particle comes out. ठीक है, कर लोगे? dust particle तो है वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, so when because of Newton's first law, when we move the carpet, dust particles, since they are resisting, they want to become at rest, so they leave the place and they comes out, because carpet हिल रही है ना, तो वो तो बेचारे वहीं पड़े, तो वो निकल गए बाहर। अब आ गया एक क्वेश्चन ऐसा का ऐसा, why it is advised to tie any luggage kept on a roof of a bus with a rope? बस चल रही है, उसके ऊपर अपन ने सामान लाद दिया है और सामान को रस्सी से बांध रखा है, और नहीं बांधोगे तो क्या होगा भाई? सामान को बस के ऊपर अगर रस्सी से नहीं बांधोगे तो क्या होगा? जैसे बस चलेगी, सामान गिरेगा पीछे, और मान लिया अगर ऊपर पड़ा है और बस ने लगाया ब्रेक, सामान आएगा आगे, आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा, तो कारण बताओ, व्हाट इज द रीजन? गिव द आंसर। अगेन सेम आंसर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग। तो क्या लिखेंगे आंसर?
when the bus accelerates and moves forward, it acquires a state of motion. However, the luggage kept on the roof, owing to its inertia, tends to remain in the state of rest. So, when the bus moves forward, it will try to move backward and falls. अब भाई समझ में आने वाला अलग चीज़ है और क्वेश्चन का आंसर लिखना अलग चीज़ है। अच्छी तरीके से आंसर लिखना तो समझ में तो आपको आ जाएगा, हाँ ऐसा होता है, लगेज को ऊपर बांध के रखना भैया, नहीं तो उड़ जाएगा, गिर जाएगा पीछे, ब्रेक लगाओगे तो आगे गिर जाएगा। अभी अपन कभी कभी क्या करते हैं ना, गाड़ी में वो सीट बेल्ट लगाते हैं कार पे, नहीं लगाओगे तो मना करते हैं, अरे भाई लगाओ पुलिस वाले पकड़ेंगे ऐसा ऐसा। तो क्यों लगाते हैं, क्या लगाने की जरूरत है, पकड़ के ऐसे। तो अपन को मालूम है कभी मान लिया गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट और एकदम बहुत तेजी से मान लिया टक्कर खाई, तो अपन क्या करेंगे, एकदम आगे जाके टकराएंगे उससे, कांच से या किसी भी चीज से, तो सिर पे भयंकर तरीके से चोट आ सकती है। या एक्सीडेंट हो गया तो अपन गाड़ी अगर उलट गई तो हम भी इधर उधर सिर टकराएगा, और सिर टकरा गया तो मरना है, कुछ भी हो सकता है। तो बेल्ट अगर रहेगा तो वो उसको रजिस्ट करेगा, पकड़ के रखेगा। क्यों, हमारी बॉडी में इनर्शिया है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण से सब हो रहा है, ठीक है ना। न्यूटन ने बनाया लॉ, पहले जो होता तो पहले भी था, न्यूटन के कारण से नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बैट्समैन है, बॉल लगाता है, वो कहता है उसकी बॉल आगे जाके रुक जाती है। आंसर ये है, आंसर क्या है, देयर इज ए फोर्स ऑन ए बॉल अपोजिंग द मोशन। तो एक बॉल जब जाएगी, गेंद वगैरह, उसको फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जाती है। और एक फ्रिक्शन के साथ एक ताकत और भी लगती है। अगर मान लिया अपनी फुटबॉल है या बॉल है क्रिकेट की, वो कुछ दूर जाके रुकती है ना, तो एक तो कारण अपने को समझ में आ गया कि एक तो फ्रिक्शन फोर्स है जो उसके अपोजिट काम कर रहा है, एक और ताकत लगा रहा है, कौन लगा रही, हवा है ना, हवा भी तो रोकती है। अपन बहुत तेज दौड़ते हैं तो हवा नहीं रोकती है। अगर आप साइकिल चलाओ कभी, हवा अगर सामने से आ रही हो तो अपने को जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और हवा पीछे से आ रही हो तो मस्त अपने आप गाड़ी चलती रहती है। कभी स्विमिंग करते हो नदियों में, अपने तो काम नहीं पड़ता आजकल, पहले पुराने ज़माने में तो नदियों में लोग नहाते थे ना, तो नदी के डायरेक्शन में अगर अपन को स्विमिंग कर रहे हो तो बहुत बिना जोर के अपन बना बन आगे जाते हैं। लेकिन अगर अपन को कहा जाए कि नदी की जो दिशा है पानी की फ्लो, उसके उल्टा तैरना है तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी है और उसका हवा का अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स भी है, ठीक है, ये आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब अपन थोड़े होशियार हो गए हैं, अब अपन क्वेश्चन करना सीख गए हैं। अब आ जाओ जरा, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रक जो है वो खड़ा हुआ है ना, रोल्स डाउन ऑन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 220 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। ठीक है, निकाल लो, इजी है भैया। अपने को क्या दे रखा है, u बराबर 0, v बराबर दे रखा है 400 मीटर, t बराबर दे रखा है 20 सेकेंड, a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t, ये तो आ जाएगा a यानी एक्सीलरेशन। फिर कह रहा है फोर्स निकालना है, अगर उसका मास जो है वो 7 टन है यानी कि 7000 किलो है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा ma, तो m अपना दे रखा 7000, a ये आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। कर सकते हो, इजी है, तो जरा करके देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक कितना है, 0, डिस्टेंस दे रखी ये, टाइम दे रखा है 20, सबसे पहले a निकालना है, वैसे a u भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, v माइनस यू अपॉन t भी निकाल सकते थे, तो इन्होंने निकाला है डिस्टेंस a u भी निकला, इन्होंने ये से निकाला है, s के फॉर्मूले से निकाला है। अपन वो करके देखें,
करके देखें क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना। देखो क्वेश्चन को कैसे भी करें आना चाहिए आंसर। अगर नहीं आता है तो देखते हैं क्यों नहीं आता है, तो अपने वाले स्टाइल से भी करेंगे अपन, तो अपन को डरने वाले थोड़ी हैं। आ जाओ चलो भैया, v इज इक्वल टू दे रखा है, ओ हो सॉरी 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 भैया, ये डिस्टेंस जो है ना ये v नहीं था, ये तो था डिस्टेंस, ये s था। ओके मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, देखो आपसे भी हो सकती है। अगर मैं इसको v मान लेता तो गलती होती कि नहीं होती। तो ये क्या था, डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस था ना तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने जानबूझ के गलती करके और ये बताया कि हम गलती कहाँ करते हैं। ओके तो अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, अब अपने को ये समझ में आ गया और फोर्स की वैल्यू आ गई 14,000 न्यूटन। जब कभी आंसर लिखो तो यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो क्या मिलेगा, हाँ 0 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और 18 तक का जो क्वेश्चन है अभी अपन उसको करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, लास्ट सेशन में, है ना। अब ये चैप्टर नंबर 9 का लास्ट सेशन, ठीक है। अब अच्छी प्रैक्टिस हो गई आपकी, होशियार हो गए आप, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और इतना माइंड फास्ट होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, न्यूटन की तरह दिमाग चलना चाहिए। ओके ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे सेशन नंबर 3 में।